वेलकम टू स्टार एग्री पॉइंट। आज हम लेके आए GPB 222 के कॉमर्शियल प्लांट ब्रीडिंग का फर्स्ट टॉपिक का सेकेंड पार्ट, यानी टाइप्स ऑफ क्रॉप एंड मोड ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन। इसमें हमने कल पढ़ लिया था प्लांट रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिया था, अभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आज पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। तो लेट्स स्टार्ट, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पौधों में अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक प्रजनन ऐसी क्रिया है जिसमें पौधे का यानी एकल जनक ही भाग लेता है। इसमें नर और मादा युग्मक दोनों की एक साथ जरूरत नहीं होती, इनमें एक ही भाग लेता है। तो इनमें युग्मक या जनन कोशिकाओं की भूमिका नहीं होती, तो पादपों में अलैंगिक जनन की विधियां निम्न होती है। तो इसमें मुख्यतः दो प्रकार के मानते हैं। एक तो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कायिक प्रवर्धन, दूसरा होता है असंजनन यानी एपोमिक्सिस। तो कायिक जनन में हमेशा कायिक भाग लेंगे, जैसे कि पौधे की पत्ती, जड़, तना आदि से, और एपोमिक्सिस में फ्रूट बनेगा या फल या बीज बनेंगे। वो किससे बनेंगे? फ्लोवर से यानी लैंगिक अंगों से बनते हैं, जिसमें फूल से, पुंकेसर से, स्त्री केसर से, इनसे क्या है बीजों का निर्माण होता है। वो किस में आते हैं? असंजनन में। तो अब हम देख लेते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन विभिन्न पौधों के विभिन्न भागों के माध्यम से उनके गुणन को संदर्भित करता है, यानी उनके गुणन से जो नए पौधा बनता है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आता है। इन्हें दो प्रकार के भागों में बांट सकते हैं। तो पहला हो जाएगा अपना वानस्पतिक यानी प्राकृतिक वानस्पतिक प्रवर्धन यानी नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और दूसरा कृत्रिम वानस्पतिक प्रवर्धन यानी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो अब हम सबसे पहले देख लेते हैं प्राकृतिक वानस्पतिक प्रजनन यानी नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कौन कौन से आते हैं। तो पादपों में कायिक अंगों से कलिकाएं विकसित होकर नए पौधों का निर्माण करती है, तो उसे क्या कहेंगे हम? नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यानी इनमें क्या होगा कि कायिक भागों में खाद्य पदार्थों का संचित होगा और उनसे नए पौधों का निर्माण होगा। ठीक है, तो इनमें देख लेते हैं। इनमें कुछ तनों द्वारा होता है, जड़ों द्वारा होता है, कंदों द्वारा या बल्ब्स द्वारा होता है। तो इसमें सर्वप्रथम देख लेते हैं बाई रूट्स यानी जड़ द्वारा। तो सबसे पहले ये आ गया अपना जड़ द्वारा, यानी कौन से पौधों में जड़ों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन होता है, यानी नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय रूट्स। यानी अनेक प्रकार के पौधों में जड़ों में भोजन संचित होने के बाद जड़ें क्या है? फूल जाती है। इन पर अपस्थानी कलिकाएं के द्वारा कायिक जनन हो जाता है और इन भागों से नए पौधों का निर्माण हो जाता है। अगर ये लेटरल बढ़ रही है तो इनके उदाहरण होंगे जैसे शकरकंद, स्थावर, डहेलिया आदि। और इन्हें काष्ठीय पौधों में जैसे इनकी जड़ें क्या है कि ऑफशूट के रूप में यानी शाखाएं ऊपर की ओर निकल आती है, और उन शाखाओं से अगर उन्हें हम प्लांट की ओर से कट करेंगे तो एक नया पौधा का निर्माण हो जाता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा शीशम और नीम इत्यादि। तो नेक्स्ट अपना रहेगा सेकंड यानी तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय स्टेम। तो अनेक पौधों में विशेष प्रकार से रूपांतरित तनों की अधिक मात्रा में भोजन संचय करने के बाद वो बहुतायत में नए अंगों का निर्माण करने लग जाते हैं। ऐसे तनों में तने होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहले हो जाएंगे भूमिगत तने जो अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, और दूसरे होते हैं अर्धवायवीय तने यानी सब एरियल स्टेम। ये अर्धवायवीय है, इसके ऊपर रह नहीं लगा हुआ। ठीक है, अर्धवायवीय तने। तो सबसे पहले देख लेते हैं भूमिगत तने। भूमिगत तनों में आ जाएगा, पहला होगा राइजोम यानी प्रकंद बोलते हैं इसे।
तो प्रकंद ये भूमि के अंदर क्षैतिज रूप में बढ़ेंगे, यानी ये लैटरल बढ़ेंगे, ऐसे इस प्रकार बढ़ेंगे क्षैतिज रूप में। और पर्व संधियों पर सलग परने पाई जाएगी जिनकी, यानी ये पर्व संधि है तो यहाँ से परने सब ऐसे हर में एक एक ऐसे सलग पाई जाएंगी। इनमें उपस्थित विभिन्न प्रकार की कलिकाएं उचित पर्यावरण मिलने पर नए पौधे को जन्म देगी। अभी अगर इसे आप यहाँ से कट करोगे या यहाँ से तो ये एक नए पौधे का निर्माण कर देगी। इसके एग्जाम्पल हो गए अदरक और हल्दी। और कभी कभी ये शकर्स जैसे ये लेटरल बढ़ रहे थे क्षैतिज, अगर यही ऊर्ध्वाधर बढ़ेंगे यानी खड़े बढ़ेंगे तो ये क्या करेंगे, नए पौधे का निर्माण कर देते हैं। खड़े किस में बढ़ते हैं, इसका एग्जाम्पल है जैसे केला, इसे श्वार्ट्ज़कर्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है ट्यूबर या कंद। तो कंद में कौन सा आता है, स्टेम ट्यूबर या स्तंभ कंद। तो इनमें कुछ पौधों के सिरों पर भोजन एकत्रित होकर तना फूल जाता है, वह अनियमित आकार में बढ़ोतरी करने लगता है, जिससे कक्कस्त या अपस्थानी कलिकाएं यानी उसमें से छोटी छोटी कलिकाएं निकलनी शुरू हो जाएगी। तो उन्हें क्या कहते हैं, कंद कहते हैं। और इन्हें स्तंभ कंद कहते हैं, क्योंकि अगर ये तने से बने हैं तो इसलिए इन्हें स्तंभ कंद या स्टेम ट्यूबर। इसका एग्जाम्पल है आलू यानी सोलेनम ट्यूबेरोसोम। और इसमें एक ध्यान रखने वाली बात होती है कि इनमें जो कंदों में जो ऐसे ड्रॉप आउट आंखें होती है उन्हें आंखें कहते हैं, और इन्हीं आंखों से ऐसे नए पौधों का निर्माण होता है। अभी तीसरा टाइप होता है स्टेम का कोरम यानी घनकंद। और घनकंद की यह है कि यह प्रकंद की तरह ये होते हैं, अत्यधिक भूमि से फुला हुआ भाग होता है। इनकी वृद्धि है यानी वर्टिकल यानी खड़ी होगी, तो ये खड़ी होगी। इन्हें रूट स्टॉक ही, इनमें एक बड़ी अग्रस्त कलिका होती है, ये अनेक सलग पर्णों से एक्सिलरी बड्स निकलते हैं। तो इनके आधार पर ये एक्सिलरी बड्स ही अपस्थानिक जड़ें निकलकर नए पौधों का जन्म देती है। इनका एग्जाम्पल हो जाएगा केसर, अरबी, जमीकंद इत्यादि। नेक्स्ट अपना रहेगा सलगकंद या बल्ब्स यानी बल्ब्स। तो सलगकंद में क्या है कि वास्तव में यह एक भूमिगत कलिका का रूपांतरण है। यह एक छोटी सी संघनित संरचना जिसे प्राय डिस्क कहा जाता है, यानी ये डिस्क लेवल की होती है। स्केल लीव्स यानी अनेक सलग पर्णों से निकली होती है। इनमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि इनमें जो जड़ें निकलेंगी ना वो ऐसे होगी, उनका स्टेम है ना वो पर्णीय होगा, मतलब ऐसे चारों तरफ उसके ये मान लो स्टेम है तो इसके ये एक लीव्स होगी, दो इस प्रकार ऐसे उसे काटेंगे ना तो ऐसे दिखाई देगा वो, इसे कहते हैं बल्ब्स। तो नीचे इनके एक कंद सा बन जाता है, उनसे जड़ें निकलती है और ये मांसल और सैरस होते हैं। और नए बने सलगकंद ये पुष्पदंडों से का निर्माण भी कर सकती है। जो प्राय सलगकंद कितने टाइप के होंगे, दो प्रकार के। एक तो होगा कुंचित सलगकंद यानी ट्यूनिकेटेड बल्ब्स। तो इनमें क्या है, सलगकंद में ये ऐसे होंगे, मतलब इनका सकेंद्रण होंगे, केंद्रक एक होगा, जैसे ये केंद्र हो गया, इसके बाद ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इस प्रकार। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा प्याज। और सलक्य सलगकंद का एग्जाम्पल हो जाएगा लहसुन और लिली। इनमें क्या रहेगा कि ये प्लांट में ऐसे लगेंगे, ये जड़ हो गई, इसके ऊपर ये ऐसे गोलाकार ऐसे लगते जाएंगे और कंद का निर्माण कर लेंगे। और ये एक हल्की ऐसे कवरिंग रहेगी और उसके ऊपर ये ऐसे निकले रहेंगे। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे लहसुन और लिली के प्लांट। ठीक है, ये सलक्य सलगकंद होते हैं। अब सेकंड अपना रहेगा अवायवीय या भूपृष्ठीय तने। अवायवीय भूपृष्ठीय तने यानी सब एरियल स्टेम्स। इन तनों में प्रकार में कुछ सुषुप्त कलिकाएं यानी डोरमेंट बड्स होते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हेतु कोमल, पतली तथा पार्श्वीय या लेटरल शाखाओं में वृद्धि कर जाते हैं। जैसे तने होते हैं इनको बोलते हैं
यानी ये पहले सुषुप्त अवस्था में चले जाएंगे और बाद में अनुकूल वातावरण प्राप्त होते ही ये क्या है, नए प्लांट का निर्माण कर देंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल है बूस्तारिया रनर। तो यानी ये तने प्रबल दुर्बल होते हैं, रेंग कर चलते हैं। बूस्तारिया सब सरप, यानी ये यहाँ पे रह लगा हुआ है, सरप यानी शीर्षरप कहा जाता है। तो इन पौधों में भूमि के पास वाली किसी भी पत्ती पर ककस्थ शाखाएं निकली होती है जो भूमि के चिपक कर आगे बढ़ती है, इसलिए इन्हें कहते हैं रेंग कर चलने वाली या ऊपरी बूस्तारी। ठीक है, जैसे इनके बीच के जॉइंट्स नष्ट होंगे तो ये एक नए पौधे का निर्माण कर लेंगे। जैसे ये यहाँ पे गांठ थी तो यहाँ से जड़ें निकल जाएगी और यहाँ से जड़ें निकल जाएगी, फिर यहाँ से जड़ें निकल जाएगी, फिर यहाँ से, ऐसे चलता जाए। जैसे ही ये सूखने के बाद ये कलिका गलना या नष्ट होना शुरू होगी तो ये यहाँ पे एक नया पौधा बन जाएगा, ये यहाँ पे एक नया, और ये यहाँ पे एक नया पौधा बन जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल है दूब घास, ब्राह्मरी इत्यादि। ठीक है, ये भूमि के अंदर चलते हैं और ये हवा में होते हैं, उन्हें बोलते हैं इनमें आ जाएगा। जैसे कि इसका सेकंड एग्जाम्पल भी हो जाए, जैसे मोथा, कांस, ये क्या है, ये ज़मीन के अंदर चलेंगे। जैसे ऐसे आप मोथे का देख लेना, उसके नीचे ऐसे गांठ सी निकलती है जो दूसरी गांठ से ऐसे कनेक्टेड रहती है, फिर ये तीसरी से कनेक्टेड ऐसे। अब ये भाग जैसे ही नष्ट होगा ये नया पौधा बन जाएगा। ठीक है, अब सेकंड है बूस्तारिया सकर्स, यानी ये एक भूमिगत बूस्तारी होती है जो भूमिगत भाग से ही निकलती है और शीघ्र ही बाहर निकल कर नए पौधे का निर्माण कर देती है। यानी भूमिगत तनों या जड़ या अन्य भागों के अंत में बूस्तारी बन सकता है। जैसे जहाँ पे भी खत्म होगा वहाँ से नया, जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया पुदीना और गुलदाउदी। यानी ऑफसेट या बूस्तारिका, इन शाखाओं में इनसे छोटी मोटी शाखाएं निकलती है और इनके गलने या टूटने से नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है समुद्री घास और जलकुंभी। ठीक है, नेक्स्ट अपना रहेगा बूस्तारिया यानी स्टोलोन में ये रहता है कि इनके नीचे का पार्ट है ना वो शाखाओं के रूप में बढ़ता है और जैसे ही ये झुककर नीचे की तरफ बढ़ेंगे और ज़मीन के टच में आएगी तो वहाँ से एक नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है मेंथा और अरबी। नेक्स्ट रहेगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीव्स, यानी पत्तियों के द्वारा कायिक जनन। तो इनमें क्या है, जैसे कि पत्तियों के किनारे पर जड़ें निकलें, यानी लीफ मार्जिन पर अपस्थानी कलिकाएं यानी एडवेंटिव बर्ड्स निकल जाती है और कुछ अन्य पौधों की शिराओं, पर्णवृंत इत्यादि पर भी कुछ ऐसी ही कलिकाएं बनती है जो अनुकूल परिस्थितियों में नए पौधे का जन्म दे देती है। जैसे एग्जाम्पल हो गया पत्थर चट्टा और बोगनविलिया प्लांट। अब होती है परपत्र कलिकाएं या बुलबिल्स, ये कलिकाओं में भोजन संग्रहण होने से बनती है जिनका प्रमुख कार्य कायिक प्रवर्धन होता है और पौधों से अलग होकर अनुकूल परिस्थितियों के में नए पौधे का निर्माण कर देती है। ये पौधे का कौन सा भी भाग हो सकते हैं, इसमें ऐसे नहीं है कि लीफ होगी या तना ही होगा या पत्ती होगी, यानी इनमें ऐसे पार्ट जिनमें यानी परपत्र कलिकाएं निकलती है। जैसे ये मान के चलिए ये प्लांट है किसी का, तो यहाँ से ऐसे पूरा प्लांट ही निकलेगा, उसे हम उसमें जैसे ही जड़ निकलनी शुरू होगी उसे हम कट करके अलग स्थान पे लगा देंगे तो उससे जड़ें निकलनी शुरू हो जाएगी। जैसे आप ये मान के चलिए ये आपका अनानास है और ये इसका क्राउन है, आप इसको यहाँ से कट करो और लगा दो तो इससे क्या है, यहाँ से भी ऐसी जड़ें निकल के नया पादप तैयार हो जाएगा। यानी इसे बोलते हैं बुलबिल्स या परपत्र कलिका, यानी पौधे का जो नए वाला भाग है ना उसे कट करके लगा दो, उससे नया पौधा बन जाएगा। तो इन्हें बोलते हैं बुलबिल्स। ये पुष्पीय पौधों का रूपांतरण होता है, पुष्पीय पौधों में ज़्यादा काम में लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है अनानास और लिली। ठीक है, सेकंड अपना रहेगा आर्टिफिशियल या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कृत्रिम वनस्पति या कायिक प्रवर्धन। तो इसमें क्या रहता है,
कि कृत्रिम या वानस्पतिक में गुणन किस तरह होता है कि स्टेम, रूट आदि की क्या करेंगे, पहले कटिंग या लेयरिंग या ग्राफ्टिंग। इसमें मेनली दो ही होगा, एक तो होगा स्टेम कटिंग, रूट कटिंग। उनमें हम काम में विधियां कौन कौन सी काम में ले सकते हैं, या तो कटिंग मेथड काम में ले सकते हैं, लेयरिंग काम में ले सकते हैं या ग्राफ्टिंग काम में ले सकते हैं। इनसे हम नए पौधों का निर्माण कर सकते हैं, इसलिए इसे आर्टिफिशियल कहते हैं। अभी मैंने दो तरीके का बताया था ना, एक लैब में होता है, एक फील्ड में होता है। तो हम सिर्फ यहाँ पे फील्ड वाले की चर्चा करेंगे क्योंकि लैब का इसमें कोई काम नहीं है फिलहाल। तो इसलिए इसमें स्टेम कटिंग कर सकते हैं। स्टेम कटिंग होती है गन्ना, अंगूर, गुलाब में, और रूट कटिंग होती है शकरकंद और नींबू वर्गीय पादपों में। रूट कटिंग का मतलब ये है कि हम जैसे ये एक लेंगे प्लांट का रूट वाला भाग और इस पे हम करेंगे ग्राफ्टिंग कर सकते हैं या लेयरिंग करेंगे, तो भी ये सेम ही रहेगी प्रोसेस, पर नींबू वगैरह में ज़्यादातर ग्राफ्टिंग ही करते हैं या कटिंग बडिंग जो भी करना चाहें कर सकते हैं। तो ये लेयरिंग और ग्राफ्टिंग किसमें की जाती है, फल और सजावटी पौधों में की जाती है। तो मेनली तने वाला ही काम में लेंगे अपन फील्ड क्रॉप्स में स्टेम कटिंग बस। अब देख लेते हैं एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस यानी बिना निषेचन या बिना यौन संलयन के, यानी बिना संलयन के सीधे बीज का विकास संदर्भित करता है। अब ये विकास पौधे के किस भाग से हो रहा है उस आधार पर हम इन्हें अलग अलग भागों में बांटते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है एपोगेमी यानी अपयुग्मन। बिना युग्मक बने सीधे ही भ्रूण का निर्माण क्या कहलाता है, अपयुग्मन। तो इसमें अगुणित निषेचकता यानी हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस होता है। जब वह अंड कोशिका के अतिरिक्त किसी अन्य अगुणित कोशिका, यानी इसमें हैप्लॉइड सेल, जो कोई भी हैप्लॉइड सेल है ना, वो क्या करेगी, एक नए पौधे का निर्माण करेगी। मतलब हैप्लॉइड सेल से सीधे सीड का निर्माण हो जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं, अपयुग्मन। इसमें कौन सी है, इसमें अंड कोशिका भाग नहीं लेगी। कौन सी कोशिका, अंड कोशिका भाग नहीं लेगी, लेकिन हैप्लॉइड या दूसरी कोई भी अगुणित कोशिका है वो सीड का निर्माण कर देगी। तो सहायक या प्रतिध्रुवीय कोशिका यानी जो एंटीपोडियल सेल बनती है, तो यह क्रिया अपयुग्मन कहलाती है। तो इसमें क्या एंटीपोडियल सेल से क्या है, नए पौधे का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, एपोगेमी। नेक्स्ट अपना रहेगा अपबीजाणुकता या एपोस्पोरी। एपोस्पोरी कंडीशन में क्या होता है, इसमें जब न्यूक्लियस अथवा बीजावरण आदि की कोई कोशिका बिना बीजाणु बनाए तथा बिना संयुग्मन के भ्रूण कोश का निर्माण कर देती है, तो यह क्या कहलाती है, अपबीजाणुकता या एपोस्पोरी। यानी न्यूक्लियस या बीजांडकाय से ही क्या होगा, सीड फॉर्मेशन होगा या सीड कोट भ्रूण कोश का निर्माण हो जाएगा या भ्रूण का निर्माण हो जाएगा, जो भी भ्रूण से बाद में सीड ही बनता है। तो इसे क्या कहेंगे, अपबीजाणुकता। नेक्स्ट है अपस्थानिक भ्रूणता या एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। तो इसमें क्या है कि बिना भ्रूण कोश को बनाए सीधे ही कोई भी द्विगुणित कोशिका या बीजाणु के किसी भी भाग की हो सकती है। बीजांड के किसी भी भाग की द्विगुणित कोशिका से क्या है, जब सूत्री विभाजन के द्वारा भ्रूण का निर्माण हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, अपस्थानिक भ्रूण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है नागफनी, आम और नींबू। ठीक है। नेक्स्ट अपना रहेगा इसमें अनिषेचकता, अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस क्या है कि अनिषेचकता यानी अनिषेक बीजकता यानी पार्थेनियोस्पर्मी की उपयुक्त सभी क्रियाएं जिनमें निषेचन नहीं होता और भ्रूण बनता है उन्हें क्या कहते हैं, अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस। यानी ऐसी सभी क्रियाएं जिनमें बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं, अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। इस क्रिया में भ्रूण बनने के अतिरिक्त आवर्त विधियों में यदि इससे भ्रूण की बजाय अगर फ्रूट बनता है तो इसे क्या कहेंगे, अनिषेक फलन या पार्थेनोकार्पी भी कहा जाता है।
तो इसमें आपको दो डेफिनेशन क्लियर हो रही है, एक तो पार्थेनोकार्पी की और पार्थेनोजेनेसिस की। यानी अगर सीधे ही भ्रूणकोश सीधे ही फ्रूट का निर्माण हो रहा है बिना निषेचन के तो हो गई पार्थेनोकार्पी, एन इसे एक फलन बोलते हैं। अगर सीधे बीजों का निर्माण होता है तो उसे क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस या एन इसे एक जनन कहते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सुतार एग्री पॉइंट। और आपको हमारी पीडीएफ से सीधे ही अगर यूट्यूब पर जाना हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, तो सीधे आपको इस पीडीएफ से इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद।